Hello everyone, and welcome back to Creative Era once again. So, as I told you that in the next video we will continue from the activity 5.1, and I hope you liked my first video of first part of this chapter. So, now let's start from the activity. Take a potted plant with variegated leaves, for example money प्लांट और क्रोटन्स. सो इस पे वैरीगेटेड लीव्स से क्या मतलब है कि जिस लीव्स में ग्रीन कलर के अलावा भी मतलब डिफरेंट कलर्स होते हैं. लाइक मनी प्लांट की लीव्स होती हैं उसमें थोड़ा येलोइश कलर भी होता है पिगमेंट. देन कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो डैट ऑल द स्टार गेट यूज्ड अप. सो उस पर बोला गया है इस पर कि उस जो प्लांट है उसको 3 दिन के लिए एक डार्क रूम पे रखना जहाँ पे मतलब लाइट का मतलब सनलाइट या फिर लाइक किसी भी तरह की लाइट का कोई भी सोर्स ना जा रहा हो. देन नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours. देन उसके बाद 4th डे हमें क्या करना है कि उस प्लांट को ले जा करके सनलाइट पे रख देना है 6 hours के लिए. प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर. फिर हमें एक लीफ तोड़ना है उस प्लांट से बेसिकली, एंड देन हमें एक पेपर पे उसमें जो ग्रीन एरियाज हैं उसको ट्रेस कर लेना है. फिर उसके बाद डिप द लीफ इन अ बॉइलिंग. देन हमें बॉइलिंग वाटर पे उस लीफ को डाल देना है थोड़ी देर के लिए. देन आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल. फिर उसके बाद हमें एक बीकर पे अल्कोहल लेना है और उसके बाद उस बीकर पे हमें उस लीफ को डाल देना है. केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट until the alcohol begins to boil. देन हमें उस एक्चुअली क्या होता है कि हम अल्कोहल को डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो फायर भी कैच कर सकता है. सो हमें बीकर के साथ ही मतलब बीकर के अंदर ही अल्कोहल और उसके अंदर लीफ है तो उसको वैसे ही जो बॉइलिंग हमने एक कंटेनर लिया था उसके अंदर उसको रख देना है बीकर के साथ. देन व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन. सो अब हमें इस पे कंक्लूजन देना है. तो हमने जब उसको एक डार्क रूम पे रखा था तो उसका जो स्टार्च होता है कि मतलब हमने अभी ऊपर पढ़ा था पहले कि जो स्टार्च होता है वो स्टोर हो जाता है. एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. देन जो अगर हम उसको डार्क रूम पे रखेंगे तो वो पूरा स्टार्च यूज़ कर लेगा प्लांट. देन हमने उसको जब सनलाइट पे रखा तो उसने फिर से स्टार्च बनाया होगा, मतलब उसने फिर से कार्बोहाइड्रेट्स बनाया होगा एंड देन उसको फिर से स्टार्च के फॉर्म पे स्टोर करा होगा. तो उसके बाद अब हमें ये देखना है कि उस पर कहाँ कहाँ पे स्टार्च था. तो इस पर पूछा है हमसे कि लीफ के कलर को क्या होगा और कल सॉल्यूशन के कलर को मतलब अल्कोहल का जो सॉल्यूशन था उसके कलर को क्या होगा. सॉरी गाइज, इट वाज माय मिस्टेक. सो हमारा जो लीफ का कलर होगा वो पूरा फेड हो जाएगा और जो हमारा अल्कोहल का कलर होगा वो पूरा ग्रीन कलर मतलब जो क्लोरोफिल होगा वो पूरा अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल ऐसा वर्क करता है, मतलब ऐसा होता ही है कि उसका नेचर कि उस पर पूरा लीफ का मतलब क्लोरोफिल उस पर डिज़ोल्व हो जाएगा. देन नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स. फिर हमें उस लीफ को आयोडीन के सॉल्यूशन में डिप करके रखना है थोड़ी देर के लिए. नाउ टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द. फिर हमें उस लीफ को वॉश ऑफ कर देना है थोड़ा ताकि उसमें से एक्सेस आयोडीन वॉश हो जाए. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग of the leaf done in the beginning. What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf. फिर हमसे पूछा है कि अब हमारे जो लीफ का कलर है उसको हमने जो पहले ट्रेस करा था उससे कंपेयर करना है कि उस पर मतलब क्या चेंजेस हुए हैं. तो बेसिकली जो हमारा ग्रीन पार्ट होगा, ठीक है, उसमें जो ग्रीन पार्ट होगा और हमने जो ट्रेस करा था उस मतलब ग्रीन पार्ट्स हमने जो ट्रेस करे थे उस पे जो आयोडीन का कलर होगा वो पूरा आ जाएगा बिकॉज उसमें से वो पूरा फेड हो गया था उसमें से ग्रीन कलर, तो उस पर आयोडीन का पूरा कलर आ जाएगा. सो इस पर बेसिकली हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है और जब सनलाइट मिलती है देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में और फिर उसी मतलब स्टार्च को जब सनलाइट नहीं होती है तो वो एज अ इंटरनल एनर्जी यूज़ करते हैं प्लांट्स. तो ये हमारी यहाँ पे एक्टिविटी एंड होती है. इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो देन आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो.
Now let us study about how the plant obtains carbon dioxide. In class 9th we had talked about stomata. So आपने class 9th पे stomata के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, which are tiny pores present on the surface. ये tiny pores होते हैं जो कि leaf के surface पे present होते हैं. Massive amount of gaseous exchange takes place इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो गैसियस एक्सचेंज होता है लाइक CO2 अंदर जाती है एंड ऑक्सीजन निकलती है, तो ये जो होता है ये इसी पोर्स के थ्रू होता है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं. बट इट इज़ मतलब मैसिव अमाउंट, मतलब ज़्यादातर अमाउंट तो इसी के थ्रू जाता है. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट एंड लीव्स एज वेल. मतलब मैसिव जो ज़्यादातर अमाउंट होता है वो तो स्टोमेटा के थ्रू ही जाता है, बट ये भी लीव्स, स्टेम्स और रूट्स जो होते हैं इनके थ्रू भी एक्सचेंज होता है. तो वी कांट इग्नोर दिस. सो सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, द प्लांट क्लोज दीज pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. इससे वाटर लॉस भी होता है. सो जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिक्वायर्ड होती है, मतलब जब उसको नहीं मतलब फोटोसिंथेसिस करना होता है, तब वो स्पोर्स को क्लोज कर देता है. क्योंकि अगर पूरा वो वाटर लॉस कर देगा प्लांट, तो फिर उसके पास वाटर बचेगा ही कहाँ पे. मतलब हम लोग ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन प्लांट पे पानी देते ही रहते हैं, तो रूट्स के पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर ही होता है, तो वो उसको यूज़ करना होता है. अब वो नीचे से रूट से वाटर लीव्स तक जाता है, तो वो उसी को मतलब वही वाटर उस पोर्स के थ्रू बाहर जाता रहता है जब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है. देन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज पोर्स इज़ द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. जो इसकी मतलब स्टोमेटा जो होता है वो ओपन और क्लोज, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग गार्ड सेल रेगुलेट करते हैं. जो कि इसमें जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं, ये जो मतलब हमारा, मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ, ये जो साइड पे दिख रहा है ये हमारा स्टोमेटा है, और ये जो बीच का पार्ट है इसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं. और ये जो साइड पे ओवल से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको गार्ड सेल बोलते हैं. और ये जो ग्रीन डॉट्स हैं इस पे, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. सो ये जो साइड में है ना येलो कलर के, इसको गार्ड सेल बोलते हैं. ये अपने आप को या तो कभी स्वेल अप कर लेते हैं या तो श्रिंक कर लेते हैं. ठीक है, इस पे लिखा है द गार्ड सेल्स में स्वेल अप व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम. जब इनमें वाटर अंदर जाता है तो ये स्वेल अप कर लेते हैं खुद को, और कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, जिससे कि ये ओपन हो जाती हैं. सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक्स. जब वाटर को बाहर आना होता है तब ये गार्ड सेल्स जो होते हैं ये स्वेल अप हो जाती हैं, जिससे कि वाटर इनसे बाहर आ जाता है. और जब मतलब गार्ड सेल में वाटर नहीं होता है देन ये श्रिंक हो जाती हैं, जिससे कि मतलब क्लोज हो जाता है स्टोमेटल पोर. Now here is the another activity 5.2. So let us read this. Take two healthy, मैं पहले पूरी रीड कर लेती हूँ देन आपको बता दूँगी. Take two healthy potted plants which are nearly the same size. Keep them in a dark room for 3 days. Now place each plant on a separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide by one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. Cover both the plants with separate bell jars. Use Vaseline to seal the bottom of the jars of the glass plates so that the setup is airtight. Keep the plants in sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each plant and check the presence of starch as in the above activity. Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? What can you conclude from this activity? सो बेसिकली हमें इस पर 2 प्लांट्स के पॉट्स लेने हैं. उसको 3 दिन के लिए एक डार्क रूम पे रखना है. दोनों को सेपरेटली रखना है एक डार्क रूम में. देन एक जो होगा, एक जैसे
एक जो पॉट है उसके साथ हमें KOH रखना है जो कि CO2 को मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा, और दोनों पॉट्स को बेल जार से ढक देना है, मतलब वो कांच का जार टाइप का होता है, उससे हमें दोनों को कवर कर देना है। तो इससे होगा क्या कि जो मतलब प्लांट्स को CO2 चाहिए होती है जिससे मतलब वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो तो पूरा KOH ही डिज़ोल्व कर लेगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर प्लांट्स के लिए तो बचेगी नहीं। देन उसके बाद जब हम उसको सनलाइट पे रखेंगे आफ्टर 3 days, देन उस पर हमें पूछा गया है कि डू द लीव शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्स। तो ऐसा नहीं होगा, दोनों प्लांट्स के लीव्स में मतलब अमाउंट सेम नहीं होगा। जो दूसरा वाला है जिसमें KOH नहीं है उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टार्च होगा और पहले वाले में कंपैरेटिवली लो होगा। देन व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के रेट को चेंज कर सकता है, अफेक्ट करता है। सो अगर KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। Now, so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by roots in terrestrial plants. जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे लेते हैं वो तो हमने ऊपर पढ़ा है, और अदर रॉ मटेरियल्स जो होते हैं जो कि उनकी बॉडी मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स के जैसे काम करते हैं उनकी बॉडी के लिए, वो सिमिलर मतलब ऐसे होते हैं कि जैसे वाटर है वो तो सॉइल से एब्जॉर्ब होता है रूट्स के सोर्स मतलब रूट्स के द्वारा। देन अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आयरन मतलब सॉइल जो होती है उस पर आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ये चारों जो सब्सटेंस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। तो ये भी मतलब नरिशमेंट के लिए रूट्स लेती हैं प्लांट्स के नरिशमेंट के लिए। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजन जो होता है वो एसेंशियल एलिमेंट होता है प्रोटीन की सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन को बनाने के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। एंड अदर कंपाउंड्स, कुछ अदर कंपाउंड्स को भी बनाने में काम आते हैं। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। जो नाइट्रोजन होता है वो अपने नाइट्रेट फॉर्म में या फिर नाइट्राइट फॉर्म में प्रेजेंट होता है सॉइल में, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं मिलता है। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen, या फिर तो वो अपने रूट्स के द्वारा मतलब ऊपर अब्जॉर्ब किया जाता है जिस पे मतलब बैक्टीरिया उनको जिस फॉर्म में बैक्टीरिया उन्हें प्रिपेयर करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। नाउ हमारा ये सेक्शन ख़त्म होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। अब हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से अडेप्टेड होता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, जिस फॉर्म में हम न्यूट्रिशन को ले रहे हैं और अब अवेलेबल किस प्रकार से हो रहा है, और हम मतलब उसको किस वे में, या तो हम मतलब दो कैटेगरी होती हैं बेसिकली, नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन। तो या तो हम डायरेक्टली डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे या तो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो वही इस यहाँ पे बोला गया है कि हम हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो मतलब वो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा मतलब किस प्रकार से वो लिया गया है, किस फॉर्म में लिया गया, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर। मोबाइल, ये वाला मोबाइल नहीं है कि हम लोग जो चलाते हैं, इसको यहाँ पे ये बोला गया है मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म को बोला गया है मोबाइल सच एज डियर वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज असेस्ड एंड व्हाट इज न्यूट्रिटिव apparatus यूज्ड बाय अ काउ एंड अ लॉयन। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि या तो वेदर द फूड सोर्सेज, या तो वो स्टेशनरी होगा मतलब जिस फॉर्म में हम उसी फॉर्म में उसे ले रहे हैं सच इज ग्रास, और मोबाइल मतलब कि हम उसको इनडायरेक्टली दे रहे हैं डियर के फॉर्म पे।
डियर या गोट कह लो, वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन, ये डिफरेंसेस क्रिएट करता है कि हम कैसे मतलब फूड को एसेस कर रहे हैं, और क्या न्यूट्रिटिव अपैरेटस है काऊ, जो कि काऊ और लॉइन मतलब कितने ज़्यादा मतलब उन जितना न्यूट्रिशन उनके अंदर अगर मतलब मान लो कि हमने जो एनिमल, मान लो हमने गोट को मतलब मीट खाया, तो अगर मान लो उस गोट ने कुछ ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस खाया होगा तो वो बेसिकली हमारे बॉडी में जाएगा, वो हमें हार्म करेगा। तो ये तो बेसिक उसके ऊपर डिपेंड करता है एनिमल के ऊपर कि उसने क्या मतलब कितना न्यूट्रिशन उसने ऑब्टेन करा है, तो हमें उससे उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा। Then there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb. बहुत सारी रेंजेस होती हैं और स्ट्रैटेजीज़ की, जिससे कि मतलब कैसे फूड को टेक इन किया जा रहा है और कैसे यूज़ किया जा रहा है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और देन उसको टेक इन करते हैं। अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज़, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं और देन उसको अंदर ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म्स में। एग्जाम्पल्स लाइक फंजाई, सॉरी मैंने एक लाइन मिस कर दी थी। एग्जाम्पल्स आर फंजाई लाइक ब्रेड मोल्स, ईस्ट एंड मशरूम। तो ये जो होते हैं वो ब्रेक डाउन बाहर ही कर लेते हैं बॉडी के और फिर अब्जॉर्ब करते हैं, और जो उसके बाद बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं वो तो बेसिकली हम ही लोग होते हैं। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। ये हमारी बॉडी डिज़ाइन और फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या टेक इन कर रहे हैं, और वो हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन हो सकता है या फिर नहीं। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से न्यूट्रिशन लेते हैं बट बिना उनको मारे। ठीक है, मतलब उनको ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग मीट खाते हैं तो उस पर गोट को पहले कट करा जाता है, दैन उसकी मतलब उसको मार के खाया जाता है, तो इस पर मतलब वो नहीं है। इस पर ये है कि हम लोग कुछ न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है बट विदाउट किलिंग प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, दिस पैरासिटिक, इसको पैरासिटिक फॉर्म बोलते हैं। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी इज यूज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकटा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म। इसके एग्जांपल्स हैं कसकटा, टिक्स, लाइस यू नो कि जो हमारे बाल पे जुआ पड़ जाती हैं, तो वो हमारे बाल से मतलब हमारे हेड से न्यूट्रिशन लेती हैं, लाइक ब्लड सक करती हैं वो, तो वो हमें मारती तो है नहीं, मतलब वो बस हमारे थोड़ा मतलब फंगल इन्फेक्शन थोड़ा काइंड ऑफ कह सकते हैं उसको, बट वो ऐसा नहीं है, वो हमारे बॉडी पे रह रही हैं और उससे न्यूट्रिशन ले रही हैं बट हमें बिना मारे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स अच्छे से इसके मतलब याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये आ सकते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब ये है ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन्ड डिफर द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि हम लोग जो फूड खाते हैं और जिस वे में उसे ऑब्टेन करते हैं ये डिफरेंट होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफर करता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो उनका पूरा सरफेस जो होता है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट पे रहता है, तो वो अपने बॉडी सरफेस से ही फूड को टेक इन कर सकते हैं। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स मतलब बॉडी फॉर्म ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्स होता जाता है, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म। जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो स्पेसिफिक फंक्शन उनको प्रोवाइड करा जाता है कि तुम ये फंक्शन करोगे, तुम ये फंक्शन करोगे, तो सबको अपनी ड्यूटी दे दी जाती है सारे ऑर्गन्स को। फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole. So amoeba क्या करता है बेसिकली, ये एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है जो कि हम लोग भी करते हैं। तो
इस पे क्या होता है कि अमीबा पहले फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है, देन उसके ऊपर वो अपना जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसको सीडोपोडिया बोलते हैं, वो अपनी सीडोपोडिया को इतना एक्सटेंड करता है कि वो फूड पार्टिकल को ट्रैप कर सके, एंड देन उस अपनी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस का यूज़ करके वो एक फूड वैक्यूल बनाता है उस फूड पार्टिकल के साथ। देन वो इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, उस फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर वंस में, विच देन डिफ्यूज़ इनटू द साइटोप्लाज्म। फिर वो जो अमीबा का साइटोप्लाज्म होता है वो उसी में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड देन थ्रोन आउट। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है फूड का, उसको वो अपने फिर से मतलब सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाता है और फिर उसको बाहर कर देता है। इन पैरामीशियम विच इज़ ऑल्सो पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज़ अ डेफिनाइट शेप एंड फूड इज़ टेकन इन अ स्पेसिफिक। सेल का जो होता है वो एक मतलब फिक्स डेफिनाइट शेप होता है सेल का, एंड द फूड इज़ टेकन, फूड जो है वो स्पेसिफिक स्पॉट में कैप्चर किया जाता है। फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। एक्चुअली पैरामीशियम के पूरे बॉडी सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होता है, जो कि मतलब उसको फूड जैसे कोई फूड पार्टिकल है वो उस सीलिया की हेल्प से उस फूड पार्टिकल को कवर कर लेता है। देन उसके बाद वो उसको जैसे अमीबा ने किया मतलब फूड वैक्यूल वगैरह बना, वो वैसे ही पैरामीशियम भी सिमिलर ऐसा ही परफॉर्म कर। तो पैरामीशियम और अमीबा ये दोनों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक वी ह्यूमंस। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, और ये जो साइड पे ये अमीबा का न्यूट्रिशन का डायग्राम है, इसको अच्छे से मतलब रिवाइज करके जाना बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम, बिकॉज ये भी आ सकता है। अगर मतलब अमीबा का न्यूट्रिशन पूछा गया तो इसको बना कर आना एडिशनली, बिकॉज ये सब बहुत मैटर करता है एक्चुअली डायग्राम्स वगैरह, तो डायग्राम्स को इग्नोर मत करना किसी भी डायग्राम को। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus in figure 5.6. ये फिगर है digestive system का। We can see that the tube has different part, various regions are specialized to perform different functions. देखो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ह्यूमन बीइंग में, वो एक बहुत मतलब लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ से एनस तक जाता है, ठीक है। ये जो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ पे टंग लिखा है और माउथ लिखा, ये हमारी यहाँ से पूरी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो रही है, और ये जो लास्ट में एनस लिखा है ये यहाँ पे एंड हो रही है। तो एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और इस मतलब इसी से हम अपना मतलब ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली। इन वी कैन सी द ट्यूब हैज़, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि इस यहाँ पे जो नेक रीजन पे जो पार्ट मार्किंग है उसे ईसोफेगस बोल रहे हैं। तो जो माउथ से लेकर के स्टमक के पहले तक का पार्ट है वो बेसिकली ईसोफेगस होता है, जो कि फूड पाइप होता है। हमारे माउथ से स्टमक तक खाना ले जाने का काम ईसोफेगस करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, हम अभी पढ़ेंगे उसको। व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स द बॉडी, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस है। अब हम इस प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि हम पहले इसको थोड़ा पढ़ लें, देन उसके बाद एक्टिविटी कर लेंगे, ठीक है। तो वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। हम डिफरेंट टाइप के वेरियस काइंड ऑफ फूड खाते हैं जो कि हमारे सेम डाइजेस्टिव, अब ऐसा तो है नहीं कि हम मोमोज़ खा रहे हैं उसके लिए डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और कुछ साउथ इंडियन खा रहा है उसके लिए अलग, सबके लिए एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। देन नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। नेचुरली जो होता है वो फूड नेचुरली फूड को जो प्रोसेस करना चाहिए, मतलब जनरेट पार्टिकल्स, मतलब कि फूड को ऐसे प्रोसेस करना चाहिए कि वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, और मतलब वो सेम टेक्सचर का हो ताकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए हमारे स्टमक में जाकर। दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद, हमारे माउथ पे जो टीथ होते हैं उससे हम फूड को क्रश करते हैं ताकि वो थोड़ा मतलब
एक पेस्ट काइंड ऑफ बन जाए, जिससे कि वो हमारे अब ऐसा तो है नहीं कि हम रोटी का टुकड़ा ऐसा निगल जाएंगे पूरा, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ना हमारे लिए, मतलब एज वी कंपेयर, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम कर नहीं सकते, ऐसा है कि हम रखें मुंह पे और उसके बाद पानी पी ले तो वो चला ही जाएगा अंदर। बट अगर हम कंपेयर करें तो अगर हम दांत से जब चबा लेते हैं पूरी रोटी कंप्लीटली 120 टाइम्स, तो उसके बाद अगर हम खाते हैं तो वो ईजी होता है। बट अगर हम डायरेक्टली उसको गुटक लेंगे ऐसे पानी से तो वो थोड़ा हार्ड होता है ना। तो बस यही कंपैरिजन यहाँ पे बोला गया है। Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make this passage. जो लाइनिंग होती है कैनाल की सॉफ्ट होती है, तो फूड जो होता है उसको भी वेट किया जाता है ताकि ये अपने पैसेज से स्मूथली यहाँ से चला जाए, मतलब एलिमेंट्री कैनाल से। when we eat something we like मतलब जो जब हम कुछ भी ऐसा खाते हैं जो हमें पसंद होता है, हमारा our mouth waters, मतलब हमारे मुंह में पानी आ जाता है। this is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary gland. हमारे माउथ पे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करती हैं, और सलाइवा मतलब ज़्यादा अमाउंट में तब सिक्रीट हो जाता है जैसे जब हमें बहुत मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है वो हमारे सामने आती है, तो ऐसा बोलते हैं ना कि यार मुंह में पानी आ गया। तो बस यही चीज़ है यहाँ पे। तो वो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं सलाइवा। एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज़ इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। जो दूसरा एस्पेक्ट होता है जो फूड हम खाते हैं वो होता है उसका कॉम्प्लेक्स नेचर, मतलब हम फूड जो इनटेक करते हैं वो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अब वो डायरेक्टली हमारे स्टमक में डाइजेस्ट तो नहीं हो पाएगा, तो बेसिकली हमें उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जिससे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये ईजी हो कि वो उसको ईजिली डाइजेस्ट कर पाए। देन if it is to be absorbed from the alimentary canal it has to be broken। वही मैंने बोला कि अगर मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू से अब्जॉर्ब होना है तो उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना पड़ेगा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कैटलिस्ट क्या होती है। तो कैटलिस्ट के थ्रू क्या करते हैं कि इसको जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और इस कैटलिस्ट को बोलते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स के हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। जो सलाइवा हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है उस पर एक एंजाइम होती है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जो कि मतलब हम जो फूड खाते हैं उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको सिंपलर फॉर्म में मतलब सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है वो। ठीक है, मतलब जैसा हमने कुछ खाया, ऐसा रोटी खाया, अब उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट है वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करा, और उस पर जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होगा वो उस रोटी के टुकड़े में से जितना भी स्टार्च होगा उसको शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, द फूड is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. The food is mixed। जो फूड होता है उस वो सलाइवा के साथ पूरा मिक्स हो जाता है और उसको मतलब हम लोग च्यू करते रहते हैं अपनी टंग मतलब टीथ और टंग की हेल्प से उसको च्यू करते हैं, तो जिससे कि वो मतलब थोड़ा स्लरी और पेस्ट टाइप का बन जाए और जिससे वो ईज़िली हमारे ईसोफेगस के थ्रू स्टमक पे चला जाए। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी होता है कि मतलब हमारा फूड जो है वो रेगुलेटेड मैनर में हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब से प्रोसेस होकर के स्टमक तक पहुंच पाए, ताकि मतलब वो हर पार्ट में मतलब अच्छे से ईजिली प्रोसेस हो पाए। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट rhythmically in order to push the food forward। जो ये ईसोफेगस है ये आप क्या सोच सकते हो, मतलब जैसे मान लो कि हमने कोई पाइप लिया, हमारे पास कोई पाइप है, अब हम उसको पहले एक बार दबा रहे हैं देन रिलीज़ कर रहे हैं, देन दबा रहे हैं देन रिलीज़ कर, तो ये जो हम जब उसको दबाते तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है और जब उसको छोड़ देते हैं तो ये रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो अब हमने फूड जब इनटेक करा वो हमारे ईसोफेगस की स्टार्टिंग तक पहुँचा। अब वहाँ पे क्या होता है, ईसोफेगस कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये प्रोसेस करती रहती है जिससे कि हमारा फूड
एक बार मतलब जैसे जैसे अंदर जा रहा है वो धीरे धीरे एक बार पुश एक बार रिलैक्स, जब रिलैक्स होता है तो वो फूड स्टमक में एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाता है, एकदम से नहीं कि हमने खाया और वो तुरंत स्टमक में पहुंच गया, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस से पहुंचता है स्टमक तक। नाउ दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑकर ऑल अलोंग द गट। ये जो इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं बेसिकली, और ये हमारे ऑल अलोंग द गट, मतलब कि ये पूरे मतलब ईसोफेगस तक, मतलब गट कह सकते हैं कि ये यहाँ ऊपर पूरी एलिमेंट्री कैनाल पे ये प्रोसेस होता रहता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। हाँ, तो हमारे माउथ से स्टमक तक फूड पहुँचता है फूड पाइप की हेल्प से, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जो हमारा स्टमक है वो एक्सपैंड हो जाता है जब भी फूड उसमें एंटर करता है। अब कोई भी चीज़ है, मान लो जो अपना एक मतलब रबड़ का बैलून, मान लो रबड़ का बैलून नहीं, क्या कह सकते हैं, कोई भी चीज़ है मान लो, उसको उसके अंदर जितना चीज़ बढ़ते जाओगे तो वो अपना साइज़, हाँ अब बैलून है उस पर हम एयर भरते हैं तो वो अपना मतलब उसका साइज़ बड़ा होता जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा स्टमक है, जब भी उसमें फूड आता है तो उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। देन the stomach is a large organ which expands when the muscular walls of the stomach helps in mixing the food thoroughly with more digestive। जो muscular walls होती हैं हमारे stomach की, basically हमारे stomach में muscular walls present होती हैं जो कि मतलब digestive juices जो मतलब enzymes वगैरह present होते हैं उसके साथ mix करने में help करती हैं। The digestion in stomach is taken care ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्रैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। जो डाइजेशन है हमारे स्टमक में वो गैस्ट्रिक ग्रैंड्स की प्रेजेंस में होता है, मतलब स्टमक मतलब कि गैस्ट्रिक ग्रैंड्स जो होती हैं वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। दीज रिलीज और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, ये तीन चीज़ रिलीज़ करती हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप खुद सोचो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बहुत ज़्यादा मतलब हाईली एसिडिक वो एंजाइम कह सकते हैं उसे, तो वो तो हमारे स्टमक की वॉल्स को बर्न भी कर सकता है, राइट। तो उसके लिए एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है हमारे स्टमक में जो जिसे कि म्यूकस बोलते हैं, वो हमारे पूरे स्टमक के वॉल्स में प्रेजेंट होती है म्यूकस। अगर हमने कुछ ज़्यादा एसिडिक खा लिया तो ऐसे बोलते हैं ना एसिडिटी हो रही, तो मतलब कि ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ और मतलब म्यूकस इतना इनफ नहीं है कि वो उसको इतना ज़्यादा कवर कर पाए। सो बस वही चीज़ होती है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वो एक एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है जिससे कि मतलब पेप्सिन जो एंजाइम है ना, मतलब तीन एंजाइम है HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। सो जो पेप्सिन है वो तभी काम करती है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड। आपको क्या लगता है कि और क्या क्या फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर्व करता होगा। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो म्यूकस होता है अभी मैंने बताया था, जो म्यूकस होता है वो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रिवेंट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नॉर्मल कंडीशंस के अंडर। वी ऑफन हर्ड adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? जो एसिडिटी होती है भाई, अभी मैंने बताया था आपको कि जो एसिडिटी होती है वो बेसिकली जब ज़्यादा अमाउंट में HCl रिलीज़ हो गया और म्यूकस मतलब उसको हमने कुछ ऐसा ज़्यादा ऐसा कुछ खा लिया कि जिससे ज़्यादा HCl रिलीज़ हो रहा है, देन वो म्यूकस एक एक्सटेंड तक ही उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, तो उसमें एसिडिटी होने लगती है, लाइक बर्निंग, थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन फील होते हैं हमें स्टमक में, तो उसी को एसिडिटी बोलते हैं। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज़ रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर मसल विच रिलीजेज इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एग्जिट होता है हमारे फूड का वो रेगुलेट होता है एक स्पिंक्टर मसल से, जो कि स्मॉल अमाउंट्स में फूड को रिलीज़ करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे स्टमक में एक मसल होती है जो कि हम फूड को धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में
पास आउट करती है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ इंटर्स द स्मॉल, तो हमारे स्टमक से अब सेकेंड मतलब सबसे पहले माउथ से ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में है। नाउ अब वो स्टमक से एक मसल के थ्रू, स्फिंक्टर मसल के थ्रू वो जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। नाउ दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग। इसको हाईलाइट कर लो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि एक कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट होता है बिकॉज ऑफ द, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, ठीक है। जैसे कि रस्सी है, उसको बहुत ज़्यादा ऐसे कॉइल करके हमने कहीं रख दिया, तो अब उसको मान लो एक बॉक्स के अंदर ऐसे फिट करके रख दो, तो बस ऐसा थिंक करो कि वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि मतलब हमारे स्टमक के, जिसमें कि हमारा फूड जाता है स्टमक के बाद। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड। जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डिफरेंट होती है एनिमल्स के, मतलब फूड जो वो खाते हैं एनिमल्स उन डिफरेंट वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। हार्बीवोरस ईटिंग ग्रासेस नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी। अब जो हार्बीवोर्स होते हैं लाइक काऊ, गोट, तो ये लोग तो मतलब ग्रास खाते हैं। अब ग्रास क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इसको मतलब डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसलिए इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो थोड़ी लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। तो इसलिए मतलब इनके पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। Meat is easier to digest and carnivores like tigers have a shorter small intestine। जो मीट वगैरह होता है ये सब तो सिंपल फॉर्म्स पे होता है, इसमें सेल्यूलोज वगैरह तो कुछ होता नहीं, तो इसलिए टाइगर्स और लॉयंस जितने भी कार्निवोर्स हैं उनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती, मतलब शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। small intestine the small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates, proteins and fat। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये कंप्लीट डाइजेशन का, मतलब यहाँ पे पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का, मतलब फ्रूट से हमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स मिलना होता है कि यहाँ पे पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है और डाइजेशन मतलब इन तीन चीज़ों का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर्स एंड पैंक्रिया। यहाँ पे मतलब लीवर और पैंक्रियाज से सिक्रीशंस भी आते हैं, मतलब वो लोग कुछ ऐसा रिलीज़ करते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे भेजते हैं फूड को मतलब डाइजेस्ट करने के लिए। The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act। अब जो हमारे स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है वो एसिडिक होता है, अब उसको मतलब पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ऐसी होती हैं कि वो अल्कलाइन, जब मतलब अल्कलाइन नेचर होगा तभी वो एक्ट कर पाएंगी, तो इसलिए हमें जो फूड होता है उसको अल्कलाइन बनाना पड़ता है। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। बाइल लीवर के थ्रू हमें बाइल जूस मिलता है, मतलब लीवर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल जूस भेजता है जो कि फैट्स के ऊपर एक्ट करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। जो फैट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, जो कि विच मेक्स इट, हाँ, जो कि डिफ़िकल्ट होता है मतलब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए उनके ऊपर मतलब वर्क करने के लिए। सो bile salts break them into smaller globules increasing the efficiency of the enzyme action। जो बाइल जूस होता है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे कि मतलब जो एंजाइम एक्शन है वो थोड़ा बढ़ जाए, इफ़िशिएंट मैनर पे हो पाए। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। आप लोग ने चैप्टर 4 में वो सोप एक्शन पढ़ा होगा, आई गेस केमिस्ट्री वाले टीचर ने पढ़ाया होगा, तो वो इस मतलब ये सिमिलर है उसकी तरह। इफ़ आप लोग रिलेट कर पाओ देन द पैंक्रियाज सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग। जो पैंक्रियाज होता है वो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और दूसरा एंजाइम क्या सीक्रेट करता है, लाइपेज, जो कि ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट्स को। और द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल। जो वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वो ग्लैंड्स का मतलब उनके पास ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट, जैसे कि
स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वैसे ही यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती हैं। तो एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू, जो एंजाइम्स होती हैं उसमें वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, और जो फैट्स होते हैं उनको फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब मेरे साथ एक बार रिपीट करो, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करती हैं अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करती हैं ग्लूकोज में, और फैट्स को कन्वर्ट करती हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है। देन उसके बाद एक बार लीवर का भी, लीवर हम बाइल जूस सेंड करता है, एक मेरे साथ रिपीट करते जाओ, लीवर बाइल जूस सेंड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो कि लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे कि एंजाइम एक्शन फास्ट हो सके, प्रॉपरली हो सके। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, जो कि पैंक्रियास सिक्रीट करता है, जो उसमें ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और एक दूसरा जो जूस में एंजाइम होता है उसे लाइपेज बोलते हैं, जो कि एमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। डाइजेस्टेड फूड इज़ टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो अब इंटेस्टाइन की वॉल से लेकर जाया जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको विलाई बोलते हैं, जो कि फूड मतलब एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, फूड से जितनी भी वो हमको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए इस ऑब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जिससे कि मतलब जिसमें बिलाई हेल्प करते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए। मतलब मान लो कि हमें थोड़े से सरफेस एरिया में अगर हमारा फूड एब्जॉर्ब हो रहा था, बट अब बिलाई क्या करते हैं, वो लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि उस सरफेस एरिया को डबल मतलब इंक्रीज़ कर देता है। अब ये नहीं कह सकते कि वो कितने अमाउंट पे इंक्रीज़ करते हैं, बट हाँ वो इंक्रीज़ कर देते हैं उस एरिया को। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues। अब हम लोग जो पहले सोच रहे थे लाइक कि हर बॉडी पार्ट में कैसे जाती होगी एनर्जी, मतलब हर बॉडी पार्ट को एनर्जी कैसे मिलती होगी ना, हमें इसका आंसर यहाँ पे मिल गया। इसको एक बार हाईलाइट कर लेना आप लोग। जो विलाई होती हैं वो ब्लड वेसल से रिचली सप्लाइड होती हैं, जो कि अब ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे, तो ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी मतलब ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाती हैं। अब उस ब्लड वेसल में ये जो हमें इस फूड से एनर्जी मिल रही है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो एनर्जी उस ब्लड वेसल में मतलब जाती है, और उसके थ्रू हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंचती है, या फिर बिल्डिंग ऑफ न्यू मतलब नए टिश्यूज़ बनाने में हेल्प करती है, रिपेयर करने में हेल्प करती है ओल्ड टिश्यूज़ को। द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल अब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। द अनअब्जॉर्ब जो फूड नहीं अब्जॉर्ब हो पाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन को सेंड करा जाता है, वेयर इट्स वॉल अब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस, जो मतलब उसकी वॉल क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स की उसमें से वाटर अब्जॉर्ब कर लेती हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज मूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। अब जो रेस्ट मटेरियल मतलब जो बचा हुआ मटेरियल रहता है वो रिमूव मतलब हटा दिया जाता है बॉडी से वाया एनस के थ्रू। द एग्जिट ऑफ दिस मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। जो मतलब इस वेस्ट मटेरियल का एग्जिट मतलब इसको जो बाहर निकाला जाता है वो एनल स्फिंक्टर के थ्रू रेगुलेटेड होता है। अब इस डायग्राम को मतलब एक बार अच्छे से देखो। टंग है, ये माउथ है, ठीक है। अब हमने यहाँ से माउथ से इनटेक करा फूड, उसको टंग और मतलब टंग और टीथ की हेल्प से स्वेलो करते हैं और च्यू करते हैं ताकि वो एक स्लरी या पेस्ट के फॉर्म में बन जाए। अब हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो अब उसके बाद फूड जाता है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं कंटिन्यूसली।
स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि पेप्सिन, एचसीएल एंड म्यूकस, ये 3 चीज़ रिलीज़ करती है। म्यूकस जो होता है वो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट होता है, जिससे कि एचसीएल मतलब बर्न ना कर पाए हमारी स्टमक की लाइनिंग को। और एचसीएल इसलिए होता है ताकि एचसीएल मतलब एसिडिक मीडियम बनाता है, जिससे कि पेप्सिन एंजाइम अच्छे से वर्क कर पाए हमारे स्टमक में। देन उसके बाद हमारा स्टमक जो होता है वो अब फूड पास ऑन कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि लीवर और पैंक्रियाज अपने अपने सिक्रीशंस भेजते हैं। अब जो पैंक्रियाज होता है, अब जो फूड आया है वो एचसीएल मतलब उसमें एचसीएल मिक्स होता है तो वो एसिडिक होता है, तो अब उसको थोड़ा सा मतलब अल्कलाइन, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं मतलब जूसेस होते हैं, वो अल्कलाइन नेचर पे फंक्शन कर पाते हैं। तो जो लीवर होता है वो पहले बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस भेजता है, जो कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है। और मतलब उसके बाद जो होता है पैंक्रियाटिक जूसेस आते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या होता है, वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और लाइपेज जो होता है वो इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में भी कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं, जिस पे कि 3 ऐसे मतलब सिक्रीशंस हमें देखने को मिलते हैं। वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फिर उसके बाद जितना भी फूड होता है, मतलब अब इस पे जो विलाई प्रेजेंट होती हैं, जो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, वो रिचली सप्लाइड होती हैं ब्लड वेसल्स से। वो ब्लड वेसल्स मतलब फूड से जितना भी हमें न्यूट्रिशंस वगैरह मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जाती है, जिससे कि न्यू टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है, बॉडी मतलब सपोर्ट मिलता है, एनर्जी मिलती है बॉडी पार्ट्स को, और जो ओल्ड टिश्यूज़ होते हैं वो रिपेयर होते हैं, डैमेज टिश्यूज़ बेसिकली जो होते हैं। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, ये जो आपको साइड वाला पार्ट दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड वाला पार्ट जिसमें कॉलोन लिखा है, वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये इस पे पास आउट कर दिया जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो उस फूड में से वाटर पूरा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसके बाद वो एनस को मतलब पास कर देते हैं उस वेस्ट मटेरियल को। बेसिकली वो वेस्ट मटेरियल होता है, और वो वेस्ट मटेरियल एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो उसका प्रोसेस भी हम आगे पढ़ेंगे। बाय द वे, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन नहीं बोलते हैं, इसको इजेशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सो हमारी ये एक्टिविटी बची है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक्चुअली मेरे थोड़े साइड पे डिस्टर्बिंग साउंड क्रिएट हो रहा है। सो ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय। होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स, एंड मैं इसके थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन ट्राई करूँगी कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूँ, जिससे कि आप लोग रिवाइज़ कर सको। और बाकी आप लोग थोड़ा एक बार खुद से भी मतलब लेक्चर लेने के बाद एक बार खुद से एनसीईआरटी रीड कर लेना, जिससे कि वो पॉइंट्स थोड़े माइंड पे अच्छे से याद रहें आपको। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय गाइज़।